हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये ऑल्टरनेटिंग का मतलब हमारा क्या होता है। मतलब कि जो कुछ समय के बाद ऑल्टर करे, चेंज करे। अब करंट कैसे चेंज करेगा? तो हमें पता है दैट ऑल्टरनेटिंग करंट के टर्म में हमें पता है दैट इट इज अ साइनसॉइडल वेव। तो साइनसॉइडल वेव को हम कैसे बनाते हैं? साइनसॉइडल वेव को हमने बनाया, दैट मींस ये जो साइनसॉइडल वेव है ये हमारा वन कंप्लीट साइकिल यहां पे आकर के कंप्लीट किया है। ठीक है। अब ऑल्टरनेटिंग हमने क्यों कहा? तो ये इसका फर्स्ट फेज हो गया, ये इसका सेकंड फेज हो गया। तो फर्स्ट फेज में करंट प्रोड्यूस करेगा, सेकंड फेज में करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। ये भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि ऐसा होता है प्रैक्टिकली या नहीं। तो हमें क्या पता चलता है दैट कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये हमारा एक टाइप का साइनसॉइडल वेव है, और ये अपना जो ऑल्टरनेटिंग करंट अपना एक साइकिल कितने में कंप्लीट करता है? सो 2 पाई या 360 डिग्रीज में ये अपने एक साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ईएमएफ की। तो मैंने लिखा एक फंक्शन दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे E हमें बताता है ईएमएफ, ई नॉट हमें बताता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, साइन मतलब साइनसॉइडल वेव, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपने पढ़ा होगा, और टी मतलब टाइम। तो अब अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रखूंगा तो मैं किस तरीके से इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो हमें एक कंप्लीट साइकिल में दैट मींस 360 डिग्रीज मूव करने में एक एसी ने कितना ईएमएफ प्रोड्यूस किया या कितना ईएमएफ लिया। सो ये हमारा हो जाएगा ईएमएफ ई। अब यहां पे ई नॉट है, तो ई नॉट हमारा क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ई नॉट। तो यहां पे मैं एक, और ओमेगा क्या है? तो ओमेगा उसका किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और टी मतलब कितने समय में वो वन साइकिल को कंप्लीट किया है। एम्पलीट्यूड जो आपको देगा वो एम्पलीट्यूड आपको क्या देगा? पीक वैल्यू हमेशा। अब ये पीक वैल्यू ऑफ करंट हो सकता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो सकता है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो सकता है। तो इसको आई वी और ई से सिर्फ डिनोट नहीं करते हैं, हम इस पे हमेशा एक नॉट का साइन लगा देते हैं। तो जो आपका ये नॉट का साइन होता है ये हमारा क्या इंडिकेट करता है? तो ये हमारा इंडिकेट करता है इसका पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को। तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन मिला था दैट ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम करंट को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा आखिरकार करंट कितना होगा। तो हमें पता है दैट I इज इक्वल टू E बाई R, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया ईएमएफ की, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R, और ये जो रेशियो आपका ई नॉट बाई R का है ये हमें क्या बताता है? तो ये हमें बताता है पीक वैल्यू ऑफ करंट। मतलब करंट की पीक वैल्यू हम उसको किससे निकाल सकते हैं? ई नॉट बाई आर से। तो मैं इस फंक्शन को कैसे लिख सकता हूं? दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर आपको आई नॉट कैलकुलेट करना होगा तो आई नॉट कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है ईएमएफ के टर्म में? दैट इज ई नॉट बाई आर, दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ या फिर पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये आपका ईएमएफ का फॉर्मूला था, यहां पे हमारा करंट का फॉर्मूला हमें मिल गया है। ठीक है।
अब हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हमें ईएमएफ हमें पता चल गया और ईएमएफ के हेल्प से हमने करंट को निकाल लिया है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इसका केस 1 है ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, मतलब कि 360 डिग्रीज। ओवर 1 कंप्लीट साइकिल मतलब 360 डिग्रीज। डायग्राम इसका क्या हो जाएगा? ये आपका टाइम इंटरवल हो गया t, ठीक है। अब हमें एक फंक्शन, चलिए हम डिराइव करते हैं अब इसको। तो हमें करंट का फंक्शन पता है दैट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। और हमें यह भी पता है दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, इक्वेशन नंबर 2। तो एक तरीके से अगर मुझे ये जो हमारा I है इसको मैंने क्या लिखा, Q अपॉन T, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। अब हम लोग को निकालना है क्या है, तो हम लोग को एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना है, या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना मतलब एक तरीके से, क्योंकि हमको अगर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर हमको मिल जाएगा तो फिर उस करंट से हम लोग को एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी मिल जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, that I is equal to dq by dt, small current is equal to dq by dt। अब मैंने क्या किया, I dt is equal to dq, simply I dt is equal to dq from 0 to q, from 0 to t, क्योंकि टाइम इंटरवल हमारा क्या है, t है। अब हम I की वैल्यू को हम यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t I नॉट साइन ओमेगा t dt इज इक्वल टू q, क्योंकि dq का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q हमें क्या मिलेगा, तो हमें q मिलेगा। अब मैं लिख दिया I नॉट साइन ओमेगा t dt इज इक्वल टू q। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये जो हमारा I नॉट है दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये तो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर करंट हमने सप्लाई किया तो उसका पीक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो दैट मींस ये हमारा इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, I नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन ओमेगा t dt इज इक्वल टू q। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी करेंगे, तो हमें पता है वी नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू 1 अपॉन ओमेगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू 1 अपॉन ओमेगा। तो अब मैंने इसको क्या लिख दिया, तो इसको मैं लिखा I नॉट माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब यहाँ लिमिट हमारा 0 से t तक था, तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेकर के t तक का हमारा लिमिट हो जाएगा किसका, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t का। हमने ये बात पहले पढ़ा है दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो इस इक्वेशन में अगर मैं इसकी वैल्यू को रखता हूं यहां पे, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज आई नॉट अपॉन ओमेगा था, तो अपॉन 2 पाई बाई टी, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता, आई नॉट अपॉन ओमेगा तो आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन टी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी फ्रॉम 0 टू
इसमें मैं इज इक्वल टू क्यू। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि इसकी हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्मॉल टी की जगह। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो जीरो वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारा सिर्फ टी वाला टर्म आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई नॉट अपॉन वाले टी को ऊपर ले गया तो आई नॉट टी अपॉन 2 पाई माइनस ऑफ कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। टी से टी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद कॉस का फंक्शन है तो यहां पे जीरो पर डायरेक्टली हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा हमारा, तो हमारा माइनस साइन यहां पे आएगा, माइनस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू। हमने बस यही काम किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की हमने वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमने कुछ भी काम नहीं किया है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे इक्वेशन मिला था, हमें इक्वेशन क्या मिला था, तो हमें मिला था इक्वेशन आई नॉट टी अपॉन 2 पाई माइनस ऑफ कॉस 2 पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो माइनस साइन हमारा यहां पे भी आएगा। अब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमें पता है दैट cos 2 pi is equal to 1 and cos 0 is equal to 1। तो इस इक्वेशन पे हमारा क्या आ जाएगा, तो I नॉट t अपॉन 2 pi माइनस cos 2 pi तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos 0 प्लस 1 इज इक्वल टू q। माइनस 1 प्लस 1 होकर हमारा टर्म क्या हो गया, जीरो, एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट टी अपॉन 2 पाई जीरो। तो हमारा q क्या मिलेगा, तो हमारे q की वैल्यू होगी जीरो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट एवरेज वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC हम निकाल रहे हैं, EMF मतलब AC लो, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू जीरो। मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल हमारा कितना होगा, तो वो हमेशा हमारा जीरो होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं लॉजिकली अप्लाई करूंगा तो फर्स्ट फेज में करंट को प्रोड्यूस किया, सेकंड फेज को करंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो उसका एवरेज हमारा क्या हो गया था, एवरेज हमारा जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन वो लॉजिक आपका यहां पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन से, इस डेरिवेशन से हमें क्या पता चला कि अगर एक साइकिल अगर अपना ऑल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट कर रहा है तो उसका हमारा एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो उसका हमारा एवरेज वैल्यू होगा जीरो। ठीक है, अब हम देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में क्या होगा, सो केस वन था एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब सेकेंड केस हमारा क्या है, सो सेकेंड केस है एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। अब हाफ साइकिल का मतलब यहां पे हमारा क्या हो गया, सिर्फ यहां से यहां तक, इस साइकिल की हम बात नहीं करेंगे। तो कंप्लीट साइकिल का हमारा टाइम था t, तो हाफ साइकिल का हमारा टाइम कितना हो जाएगा, t/2। अब हम बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। इसका भी डेरिवेशन आपका फर्स्ट डेरिवेशन की तरह ही होगा, दैट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, I इज इक्वल टू dq by dt, I dt is equal to dq, I naught sin omega t, dt is equal to dq, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से t हाफ,
टाइम इंटरवल क्या हो गया, आधा हो गया ना, तो 0 से t/2 और चार्ज का 0 से लेकर के q, आई नॉट कांस्टेंट, तो आई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t/2 साइन ओमेगा t dt इज इक्वल टू q। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t हमारा क्या हो जाएगा, तो आई नॉट माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा फ्रॉम 0 से t/2 इज इक्वल टू q। ओमेगा हमारा फिर बाहर आ गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आई नॉट बाई ओमेगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t 0 से t/2 इज इक्वल टू q। क्योंकि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, सिर्फ आपका जो साइन जो लगेगा 0 से t/2 तक ही लगेगा। अब ओमेगा हमारा किसके इक्वल था, तो i इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2π/t, उसके बाद माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t फ्रॉम 0 से t हाफ। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब हम लोग इसकी वैल्यूज को ब्रेक करते हैं कि हमारा इसकी वैल्यू हमारा कितना आएगा। तो ब्रेक किया तो i इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन 2π माइनस ऑफ कॉस 2π/t इंटू t/2, क्योंकि अपर लिमिट था, माइनस ऑफ कॉस 0। ठीक है, अगर मैं लिखूं या फिर आई मैं लिख रहा हूं, मैं क्यू लिखता हूं, क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा क्यू के इक्वल था। ठीक है, यहां t से t हमारा कैंसिल आउट, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, दैट q इज इक्वल टू आई नॉट t अपॉन 2π माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। अब कॉस पाई मतलब cos 180 cos पाई इज इक्वल टू cos 180 इज इक्वल टू -1। सो मैं क्या करूंगा, q इज इक्वल टू आई नॉट t अपॉन 2π, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस कॉस पाई की जगह माइनस ऑफ माइनस साइन और cos पाई की वैल्यू -1 और +1, तो मतलब क्या आया, q इज इक्वल टू आई नॉट t अपॉन 2π 1 + 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आई नॉट t अपॉन 2π इंटू 2 से 2 मैंने यहां कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमें जो करंट मिलेगा, हमें करंट कितना मिलेगा ओवर हाफ साइकिल। सो करंट ओवर हाफ साइकिल हमें मिल रहा है Q इज इक्वल टू आई नॉट T अपॉन पाई। मतलब ओवर वन कंप्लीट साइकिल हमारा चार्ज या करंट कितना था, तो 0 था, बट ओवर हाफ साइकिल हमने देखा तो ओवर हाफ साइकिल हमारा कितना आएगा, आई नॉट टी अपॉन पाई के इक्वल आएगा। आपको ये दोनों वैल्यूज को याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ओवर हाफ साइकिल अगर वैल्यूज याद भी नहीं है तो इसका सिंपली आप डेरिवेशन को डिराइव भी कर सकते हैं। डेरिवेशन डिराइव करने में आपको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। अब अगर जैसे हमें चार्ज तो हमें पता चल गया कि Q हमारा कितना है, अब अगर हमें करंट निकालना है, करंट पहले का भी आप इसी से निकाल सकते हो, पहले में आपको करंट निकालना मैंने नहीं बताया, बट अभी देख लो सेम निकाल लोगे। सो चार्ज हमारा इतना आया, हमें पता है I इज इक्वल टू Q/T, तो ओवर हाफ साइकिल T हमारा कितना हो जाएगा, T हाफ के इक्वल हो जाएगा, तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, तो Q अपॉन T/2 या फिर 2Q/T। Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो I इज इक्वल टू 2 आई नॉट T/T, T से T हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो दैट मीन्स हमें करंट कितना मिला, 2 आई नॉट अपॉन पाई, सॉरी पाई टी आएगा,
अपॉन पाई। कैसे? सिंपल 2q की जगह आई नॉट टी अपॉन पाई और टी से टी कैंसिल आउट, तो 2 आई नॉट अपॉन पाई। मतलब कि चार्ज हमें हाफ साइकिल पे कितना मिला, तो आई नॉट टी अपॉन पाई मिला, और करंट हमें कितना मिला, तो 2 आई नॉट अपॉन पाई हमें मिला। अब अगर मैं फुल साइकिल के लिए बात करूंगा, किसके लिए? फुल साइकिल। सो फुल साइकिल के लिए I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है? 0, तो I कितना हो जाएगा? 0। मतलब करंट ओवर कंप्लीट साइकिल कितना आ रहा है आपका? 0, एंड करंट ओवर हाफ साइकिल हमारा कितना आ रहा है? 2 आई नॉट अपॉन पाई के इक्वल आ रहा है। तो आपको इन दोनों की वैल्यूज पे आपको ध्यान देना है और चार्ज की वैल्यूज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।